तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन टाई एकेडमी में मौजूद होता है और वहां पे बहुत सारे डिसाइपल मोशन के साथ स्वॉर्डमैनशिप की क्लास लेने के लिए जाते हैं। तो वहां पर मोशन को दिखाई देता है कि उसके अपने ही 360 हल का एक मास्टर वहां पर उन लोगों को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने वाला है। वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से होता है और ऊपर से उन लोगों को वहां पर वेलकम करने के लिए उन लोगों के ऊपर सोर्स की बारिश कर देता है, जिससे बहुत सारे लोग तो बाल बाल बच जाते हैं। मगर वहां पर मोशन अकेला ही होता है कि जो उन सोर्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर वो मास्टर बाकी सब लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर आजमाने के लिए तुम्हारे ऊपर ये सोर्स बरसा रहा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोगों की सोर्ड स्किल्स कैसे हैं। तुम लोगों की बेसिक्स बिल्कुल वीक है, इसलिए मैं तुम लोगों को दोबारा से बेसिक स्किल्स सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक स्किल्स वीक होंगे तो आगे चलकर तुम्हारी सोर्ड फाउंडेशन बिल्कुल बेकार होगी। और वो मोशन से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर वो मोशन को वहां से ले जाता है और बाकी सारे डिसाइपल्स ये सोच रहे होते हैं कि आखिर मास्टर उसे अपने साथ लेकर क्यों गए हैं, क्या उसकी स्वॉर्डमैनशिप हमारी स्वॉर्डमैनशिप से काफी स्ट्रॉन्ग है। और किन्यू भी कहता है कि शायद ये लड़का इस काबिल है कि मास्टर इसे अकेले ही अपने स्वॉर्ड स्किल्स सिखाने वाले हैं। मगर यहाँ पर वो मास्टर मोशन को लेकर जब अलग कमरे में आता है तो वो वहाँ पर आते ही फौरन से मोशन को अपना मास्टर कहकर पुकारता है और उसके आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि आपने मेरे स्वॉर्ड स्किल्स देखे ना, आपको वो कैसे लगे। तो मोशन उससे कहता है कि तुमने काफी प्रोग्रेस हासिल कर ली है, मगर तुम कुछ ज्यादा ही स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हो। तुमने अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक सिंगल पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करके उससे अटैक करना होगा ताकि तुम्हारा अटैक उससे ज्यादा ताकतवर बने। इसलिए अब से अपनी स्वॉर्डमैनशिप को यूनाइट करने की कोशिश करो। तो मास्टर कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे सिखाइए कि ये सब कैसे करते हैं। और दूसरी तरफ हमें शिजू फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है जो कि पहले ही मोशन से पिट चुके थे। वो जब ये जान जाते हैं कि मोशन एक मास्टर के अंडर में कल्टीवेशन शुरू कर रहा है तो उन लोगों को लगा कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, हम लोग फिर इसे चाहकर भी नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए हमारे पास अभी भी एक मौका है कि इससे पहले कि वो ग्रो कर जाए हम लोगों को उसका पत्ता साफ कर देना होगा। इस बार हम लोगों ने उसके साथ फाइट करनी है तो हम लोग उसे फाइट में इतना ज्यादा थका देंगे कि वो फिर हमारे साथ लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा और फिर हम लोग एक एक करके उस पर इतने अटैक करेंगे कि वो हमारे किसी भी अटैक का जवाब तक नहीं दे पाएगा। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे लड़ने के लिए अब उसके रूम की तरफ जा रहे होते हैं। मगर वहां पर वो लिंगर वो भी मौजूद होती है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर दोबारा से आ गए हैं। वो ये बात मोशन को बताती है तो मोशन वहां पर आकर देखता है कि ये लोग फिर से पिटने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वो सारे के सारे लोग बाहर आकर एक दूसरे से कहते हैं कि चलो एक दूसरे को मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट कर लो। जिसके बाद फिर वो सारे के सारे तेजी से भागते हुए उस रेजिडेंस के अंदर घुस जाते हैं। मगर उन्हें दिखाई देता है कि मोशन तो उन लोगों के बिल्कुल सामने आ रहा है और वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए उन लोगों के बीच में जाकर एक जगह रुक जाता है। उन्हें लगा कि शायद पहले वो लोग मोशन को बुली करेंगे, उसके बाद वो उनसे फाइट करेगा। मगर यहाँ पर मोशन किसी का इंतजार ही नहीं करता और वो जाते साथ ही उन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मोशन वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वो अकेले ही उन लोगों पर भारी पड़ेगा। हमें फिर उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। सिर्फ बाकी 3-4 लोग ही जिंदा बचे थे और वो लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि वो खुद ही अपने वेपन्स फेंक देते हैं। मगर ऊपर मौजूद कुछ डिसाइपल्स वो मोशन को फाइट करता हुआ देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का दिन ब दिन ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। मगर वो शॉन्ग कहता है कि ब्रदर तुम इसके बारे में जानते ही नहीं हो, मोशन असल में इन लोगों को दूसरी मर्तबा रहा है। लास्ट टाइम जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो मोशन ने इन लोगों की कुत्ते वाली धुलाई की थी। इस बार तो वो फिर भी हल्का हाथ रख रहा है। मगर हाँ तुम लोग इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन उन लोगों को इतना मारता है कि वो लोग बेचारे बेहाल हो जाते हैं और एक बंदे को तो दीवार के आर पार कर देता है। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, हम लोग इतने ज्यादा थे। मगर वहाँ पे वो लिंगर उन लोगों की बॉडी में से उन लोगों का सामान निकाल रही होती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग मेरे यंग मास्टर को हराओगे। लास्ट टाइम तुम लोगों को पिटने से शायद मजा नहीं आया था, इसलिए तुम लोग दोबारा आ गए हो। फर्स्ट टाइम मैंने तुम लोगों की बॉडी में से कोई भी चीज नहीं निकाली थी, पर इस मर्तबा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग यहाँ से जिंदा जाओ तो फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी है फौरन से हमारे हवाले कर दो। ये कहने के साथ वो उन लोगों का सारा सामान अपनी टेल में छुपा देती है। और मोशन उससे कहता है कि हो लिंगर छोड़ो इन्हें, हमें दोबारा से क्यानशुई सोर्ड सिटी जाना है, वहाँ पे हमारा इंतजार हो रहा होगा। मगर वो यंग प्रिंस कहता है कि तुम लोग इतना ज्यादा इतराओ मत, एक मर्तबा मेरे बिग ब्रदर को आने दो, उसके बाद में तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरी फैमिली पावर क्या है। जब वो आएगा तो तुम्हें लग पता जाएगा। ये बात सी युनशान को पता चलती है तो वो कहती है कि बिग ब्रदर, इसका बिग ब्रदर कौन है भला?
तो वो शोंग उससे कहता है कि ये प्रिंस रेजिडेंस है, यहाँ के रूल्स बिल्कुल अलग तरह के हैं। यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रिंस हैं उनमें से जो भी सबसे ताकतवर है उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। सब लोगों को उस क्राउन प्रिंस की ही बात माननी होती है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से मोशन को देखते हैं। वो वहां से कहीं जा रहा होता है तो उसे वहां पर एक ब्रिज क्रॉस करना होता है, मगर उस ब्रिज के दूसरी तरफ कोई और शख्स आ रहा होता है। उसे देखकर मोशन को फील होता है कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके आसपास मुझे बहुत ही खतरनाक किलिंग ऑरा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सोल्जर अभी अभी कोई बेटर लड़के आया है। मगर वहां पे वो सीनियर डिसाइपल भी मोशन को देखता है तो उसे भी फील होता है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, इसीलिए वो उससे पंगा लेने के बजाय फौरन उसके आगे हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करता है। तो मोशन भी सेम उसी तरह से ही उसे ग्रीट करता है और दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करके आर पार निकल जाते हैं। मगर वो सीनियर डिसाइपल पीछे मुड़कर फिर से मोशन की तरफ देखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन एक लाइब्रेरी में मौजूद होता है जिसे ट्यान लुवो टावर कहते हैं। ये टावर ऐसा टावर है कि जहाँ पर पूरी दुनिया के जितने भी मार्शल आर्ट, स्क्रिप्चर या फिर बुक्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी की गई थी। मोशन को ये भी बताया जाता है कि वो इस वक्त एक ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है, तो इसलिए वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में ही एक्सप्लोर कर सकता है। यानी कि फर्स्ट फ्लोर में जितनी भी बुक्स हैं वो उन्हें आसानी से रीड कर सकता है, जब चाहे वो उन बुक्स को अपने साथ लेकर जा भी सकता है। इतने में मोशन को वहां पर एक छोटा सा जेट टोकन दिखाई देता है जिसपे किसी कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है। तो मोशन कहता है कि आखिर यहाँ पे इन बुक्स के आसपास कंट्री नेम क्यों लिखे हुए हैं? ये सारी की सारी बुक्स मास्टर यान कांग ने इन कंट्रीज से मंगवाई है। जरूर ये बुक्स अपने अपने सेक्ट्स में सबसे फेमस होंगी। तो मास्टर उसे बताता है कि हाँ, ये सारी की सारी मास्टर यान कांग के ऑर्डर पर ही कलेक्ट की गई है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से लाकर यहाँ पर इकट्ठी कर दी गई हैं और यहाँ पे उन बुक्स के साथ उन कंट्रीज का नाम भी मेंशन किया गया है। तो मोशन कहता है कि इस फर्स्ट फ्लोर में ही इतनी सारी बुक्स हैं कि इन्हें पढ़ने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और पता नहीं सेकंड फ्लोर में क्या होगा, वहां पे तो इससे भी ज्यादा बुक्स हो सकती है। जब तुम ब्रेक थ्रू करके न्यू ही रियलम में आ जाओगे तो उसके बाद तुम सेकंड फ्लोर में भी जा सकते हो, क्योंकि सेकंड रियलम में आने के बाद तुम्हें एक टोकन दिया जाएगा जिसकी मदद से तुम सेकंड फ्लोर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो इस वक्त तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसे अपने साथ सेकंड फ्लोर पर लेकर जाता है। मोशन को दिखाई देता है कि वो लाइब्रेरी तो बहुत ही ज्यादा लंबी है और उसके अंदर जाते ही वहाँ पर ट्रेजर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसे वहाँ पर ग्रैंडपा लॉन्ग की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जिस पर मोशन को काफी हैरानी होती है कि मास्टर लॉन्ग की जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और वो मास्टर उसे बताता है कि इन पेंटिंग्स को यहाँ पर इसीलिए रखा गया है कि जितने भी इंपीरियल मास्टर्स हैं वो यहाँ पे अपने कॉलिग्राफी के स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। इन स्किल्स को सीखने के साथ ही वो लोग खुद को इम्प्रूव और काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मोशन को वहां पर एक ऐसी पेंटिंग भी दिखाई देती है कि जिसमें एक रिवर बनी हुई होती है और उसके अंदर से पानी निकल रहा होता है, जिस पर वो लिंगर को काफी हैरानी होती है। वो पानी कंटिन्यूसली उससे गिरता जा रहा होता है और सीधा नीचे गिरकर कहीं और ही जाता है। इतने में फिर वहां पर लिंगर को कुछ और दिखाई देता है तो वो भागते हुए आगे की तरफ चली जाती है। वहां पर उसे बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती हैं, जिस पर वो कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार्स को एक रूम में लाकर कलेक्ट कर दिया गया है। तो वो मास्टर कहता है कि मास्टर यान खांग ने स्टार लाइट्स को कलेक्ट करके यहाँ पर एक रूम के अंदर इस तरह सेट किया है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये स्टार्स असल में इंपीरियल मास्टर्स को स्टार फॉर्मेशन और बहुत सारे न्यू स्किल्स सीखने में मदद देते हैं। यहाँ पर इन स्टार्स को एक चेस की तरह यूज किया जाता है ताकि एक मिलिट्री फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी बनाई जा सके। इन फॉर्मेशंस को अक्सर चेंज भी किया जाता है। यूं समझ लो कि सेकंड लेवल सिर्फ माइंड गेम का हिस्सा है। यहाँ पर लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोग माइंड गेम के साथ ही अपने अपोनेंट पर भारी पड़ सकें। ये देखकर मोशन बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर सेकंड फ्लोर पर ये चीजें हैं तो फिर थर्ड फ्लोर पर क्या होगा। तो वो मास्टर कहता है कि थर्ड फ्लोर सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए है, वहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल्स और जनरल्स जा सकते हैं क्योंकि थर्ड रूम में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो मोशन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें भी आगे के खतरे के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये ट्यान लुवो टावर तो एक बहुत बड़ा ट्रेजर हाउस है। वो लिंगर से कहता है कि चलो तो फिर हम लोग इस ट्रेजर हाउस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ही शुरू करेंगे। ये कहते ही वो लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागते हुए चले जाते हैं, जिस पर वो मास्टर भी काफी खुश होता है। और यहाँ पर वो शोंग सब लोगों को बता रहा होता है कि मेरे दोस्त ने उन लोगों की इस तरह धुलाई की है कि वो लोग वहाँ पे मुंह छुपाते फिर रहे हैं।
उसकी बात सुनने के बाद उसके सीनियर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम्हारे जूनियर ने शिजू फैमिली के लोगों को मारा है, क्या मजाक कर रहे हो। मगर अचानक से वहां पर शिजू फैमिली के वो सोल्जर्स आ रहे होते हैं तो वो सीनियर फौरन से उसके पास चला जाता है और देखता है कि उन लोगों के तो मुंह लटके हुए हैं। मगर वो वॉरियर उन लोगों से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि शिजू फैमिली ने फाइनली अपना गोल अचीव कर लिया होगा, जो वो लोग करने गए थे उन लोगों ने वो काम कर दिखाया होगा। मगर वो लोग उसको कोई भी जवाब नहीं देते, जिस पर वो सीनियर कहता है कि तुम लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग वहां पर पिट कर आए हो। कितनी शर्म की बात है, अगर तुम लोग वाकई में वहां पर पिट कर आए हो तो तुम लोग अब लोगों को क्या मुंह दिखाओगे, तुम्हारी फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर वो यंग प्रिंस उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और वहां से जैसे ही जा रहा होता है तो वो वहां पर किसी से टकराता है। वहां पर असल में उसका बिग ब्रदर आ गया था, जो कि अपने यंग ब्रदर को कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने मारा है। वो यंग प्रिंस अपने भाई को देखते ही इतना इमोशनल हो जाता है कि वो बिल्कुल रोने जैसा मुंह बनाकर उससे कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए, हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। यहाँ पर एक ऐसा लड़का आया हुआ है कि जो आपके ही रेजिडेंस में रह रहा है और उसके साथ एक व्हाइट फॉक्स भी है। उन लोगों ने न सिर्फ हमारा सारा सामान लूट लिया है बल्कि उन लोगों ने हमें बहुत ही बुरी तरह मारा है। ये दूसरी मर्तबा है जब वो लोग हमें इतना पीट रहे हैं और ऊपर से वो लोग हमारे बारे में फेक न्यूज भी फैला रहे हैं ताकि हमारी फैमिली की बेइज्जती हो। यकीन जानिए कि टाई एकेडमी में हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और यहाँ पे वो शोंग देखता है कि वो बिग ब्रदर आ चुका है, यानी कि अब मोशन की जान खतरे में है। मगर वो सीनियर अपने भाई से कहता है कि उसने तुम्हें 2 मर्तबा मारा है। ये सुनकर वो सारे लोग शर्म के मारे अपना सर झुका देते हैं। मगर उनका बिग ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग फर्स्ट फाइट हार गए थे, जिसके बाद तुम लोग बदला लेने के लिए उसके पास दोबारा गए थे और दोबारा पिट कर आए हो। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर वो लड़का वाकई में कमाल का होगा। कुछ देर पहले ही मैंने उसे यहाँ पे देखा था। उस लड़के में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है, क्योंकि उसने मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया था कि मेरे आसपास एक बहुत ही खतरनाक ओरा है, जो कि ऐसा ओरा है जो हमेशा बैटल फील्ड में मौजूद वॉरियर्स के आसपास होता है। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था उसकी वाइटलिटी अचानक से चेंज होती जा रही थी। मैंने उसे पल भर में ही नोट कर लिया था कि वो मेरे पास में से गुजरते हुए पूरी तरह से अलर्ट था और किसी भी टाइम पे अगर मैं हमला करता तो वो फौरन से रिटेलिएट करता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ वहां फाइट नहीं करूंगा। वो जितना शांत दिखता है वो अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है। उसकी की उसकी बॉडी के अंदर लॉक है। मैंने इससे पहले भी इस तरह का एक बंदा देखा था जो कि मुझे मास्टर बाशियन के साथ ट्रेवल करते हुए टकराया था। वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही खतरनाक था। वो दोनों ही जैसे एक दूसरे के करीब आ रहे थे वहां पर सिचुएशन काफी टेंस होती जा रही होती है। यही वजह है कि वो दोनों ही दूर से ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। इसीलिए वो एक दूसरे से फाइट करने के बजाय एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करते हैं। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मास्टर वहां पर उसके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया और तुम लोग यहाँ पर बच्चों की तरह हर एक से पिट रहे हो। मगर वहां पे मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि सीनियर उस लड़के ने तो प्रिंस रेजिडेंस के सामने अपना एक बोर्ड लगा दिया है और उसने कहा है कि वो एक मार्शल आर्ट मास्टर है। लगता है कि शायद वो हम लोगों को इतना सीरियस नहीं ले रहा, ना ही वो आप लोगों को कोई इज्जत दे रहा है। इतने में अचानक उन लोगों को वहां पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती। वहां पर असल में एक और लड़की आती है जो कि एक पावरफुल और खतरनाक सोल्जर के साथ उसके कंधे पर बैठकर आती है। वो आते साथ ही वो सीनियर ब्रदर से कहती है कि तो फाइनली तुम अपनी उस बैटल फील्ड ट्रेनिंग से वापस आ ही गए। क्या तुम यहाँ पे इसीलिए वापस आए हो कि तुम अपने जूनियर ब्रदर और सिस्टर्स को कोई नया लेसन सिखा सको, या फिर तुम्हारा यहाँ पे आने का कोई और इरादा है? ये कहते ही वो लोग फौरन से नीचे उतर आते हैं, जिस पर वो शोंग और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो एक और एक्सपर्ट बंदा आ गया है, यानी कि मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है। वो 2 सीनियर जब वहां पर उस ग्राउंड में नीचे उतर कर आते हैं तो उन लोगों के आसपास मौजूद ओरा ही इतना खतरनाक होता है कि हर एक फूल मुरझा जाता है। यानी उनके चारों तरफ एक डेडली ओरा मौजूद था। वो वहां पर आकर उस सीनियर वॉरियर से कहते हैं कि लगता है कि शायद तुम्हें अपने इस रेजिडेंस को वापस लेने के लिए हमारी मदद चाहिए। वो सीनियर वॉरियर देखता है कि ये दोनों ही यहाँ पर अपने किसी खास मकसद की वजह से मौजूद हैं। और वो दूसरा वॉरियर तो उस सीनियर को इस तरह देख रहा होता है कि जैसे वो उसकी चटनी बना देगा। मगर यहाँ पर वो सीनियर वॉरियर अपनी आंखों से ही उस वॉरियर को इतना हर्ट करता है कि वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि उन लोगों का ये सीनियर कितना ताकतवर बन चुका है। और वो सीनियर फिर उन दोनों से कहता है कि वुल्फ ब्रदर और तुम दोनों तो काफी स्ट्रांग बन चुके हो। तो वो सीनियर सिस्टर भी कहती है कि हाँ, तुम भी किसी से
कम नहीं हो। मगर यहाँ पर वुशियोंग को दिखाई देता है कि एक और बंदा भी आ रहा है। वो कोई मोंक लग रहा था और वो आते साथ ही उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खुद को बिल्कुल शांत रखो, किसी को एरोगेट होने की कोई जरूरत नहीं, सब लोग सब्र से काम लो। सीनियर ब्रदर शेन और सिस्टर यू, तुम दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक नया डिसाइपल आ चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग यहाँ पर बिग ब्रदर को कन्विंस करने के लिए आए हो कि वो तुम लोगों को ये मौका दे ताकि तुम लोग उसका टाइटल लेने के लिए उस न्यू डिसाइपल को हरा सको। उस मोंक को देखकर वो लोग कहते हैं कि जूनियर ब्रदर यूनक्यू, तुम तो कोई मोंक हो ही नहीं, तो फिर तुम एक मोंक होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? तो फिर वो गंजा कहता है कि तुम छोड़ो इस बात को, ये लुक कसम से बहुत ही औसम है। जब से ली जियांग सेक्ट वाइप आउट हुआ है तब से बहुत सारे सेक्ट्स के बीच में आपस में जंग छिड़ी हुई है। बहुत सारे सेक्ट ने ली जियांग सेक्ट के साथ गद्दारी की है। मैं अपने कुछ लोगों को वहां पर लेकर गया और ली जियांग सेक्ट की तरफ से उन लोगों के साथ फाइट की है। यकीन जानो मैंने वहां पर इस टाइम में बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी यहाँ पर दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। बस ब्रदर शेन और सिस्टर यू, आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए। मगर वो ब्रदर शेन कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा। मगर वो न्यू डिसाइपल भी काफी खतरनाक है, उसने प्रिंस रेजिडेंस में मौजूद तकरीबन सारे ही प्रिंस को हराया है। अगर तुम लोग उसके साथ फाइट करते हो और उसे मारते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को अपनी पोजीशन दूंगा। मेरे बाद तुम लोग सब लोगों के एल्डर ब्रदर बन जाओगे। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन लोगों को काफी अच्छी ऑफर मिली है। और वो गंजा कहता है कि ठीक है तो फिर हमारे बीच में ये डील डन हो गई, मैं अभी जाता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से वहां से निकल जाता है और कहता है कि तुम मेरी इस फाइट से काफी सेटिस्फाई हो गए। ये देखकर बाकी के लोग भी फिर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लोगों की फाइट में क्या होगा। मगर ब्रदर शेन तो यहाँ पर काफी खुश होता है कि वो बगैर कुछ किए ही अपने भाई का बदला ले रहा है। मगर यहाँ पर वुशियोंग वो तो डर के मारे पागल हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे जाकर फौरन से मोशन को ये बात बतानी होगी कि उसके सर पर कितनी तलवारें लटक रही है। मगर मोशन को यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है। वो बस यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने में गुम होता है और वो लिंगर वो बुक्स को रीड करने के लिए उसकी मदद कर रही होती है और उसके लिए सारी की सारी बुक्स एक जगह लाकर इकट्ठी करती है। हम लोग देखते हैं कि मोशन को वहां पर पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है और वो ढेर सारी बुक्स को रीड भी कर लेता है। मगर फिर जब वहां पर हुआ लिंगर आती है और वो मोशन से कहती है कि यंग मास्टर, मैंने वहां पर कोई चीज देखी है, वो कोई पेंटिंग जैसी है, तुम्हें एक मर्तबा चलकर वो चीज देखनी चाहिए। तो मोशन जब उसके साथ जाता है तो वहां पर उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक ओवरलोड बॉडी की 3 डान गोंग टेक्निक लिखी हुई होती है। मगर इस 3 डान गोंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए 3rd लेवल में आना जरूरी है जो कि लियो ही रियलम है। और मोशन कहता है मैं इस वक्त याओ रियलम में हूँ जो कि 2nd रियलम है, इसलिए मैं इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पर मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैंने 3 डान गोंग टेक्निक को पहले से ही अपने पास लिख रखा है, क्योंकि मैं जब जेन यांग पैलेस में गया था तो वहां पर भी 3 डान गोंग टेक्निक लिखी हुई थी। हम लोग इन दोनों ही टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक मर्तबा मैं यहाँ से फ्री होकर वापस जेन यांग पैलेस में जाऊंगा तो फिर मैं वहां पे पता लगाऊंगा कि आखिर ये पेंटिंग बनाई किसने है। हो सकता है कि शायद इसका एक कंप्लीट वू याओ रियलम का मैप भी हो। और यहाँ पर सी युन शांग वो काफी ज्यादा परेशान होती है, मगर उससे ज्यादा परेशान तो वो मोटा वुई शियोंग होता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से मेरा दोस्त वो खतरे में है। जब मोशन वहां पर आता है तो वो मोटा उसकी तरफ भागता आता है और कहता है कि ब्रदर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, क्योंकि लाइन आर्मी के 3 सोल्जर्स वो तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो तीनों ही सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स में से एक है जो कि बस कुछ दिन पहले ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। और उन लोगों ने यहाँ पर आते ही पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो सबसे पहले तुम्हारे साथ अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे। उन तीनों में सबसे पहले शेन वान यून है जो कि उन लोगों का सबसे सीनियर है, और उसके बाद सेकंड सिस्टर यू है जिसे यू किंग होंग भी कहा जाता है। ये लड़ाई के मामले में बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। सुनने में आया है कि इसने कुछ दिन पहले ही एक वुल्फ स्लेव को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो वुल्फ स्लेव इतना खतरनाक है कि वो अकेले ही 4 डिसाइपल्स पर भारी पड़ता है और ऊपर से उसकी
एनर्जी एक लायन की एनर्जी जैसी है, इसलिए तुम्हें उससे जरा बच कर रहना चाहिए। मगर ये बातें कहते ही अचानक वो गंजा उन लोगों के पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। उसकी आवाज सुनते ही वो शोंग तो इतना डर जाता है कि वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है, मगर मोशन वो वहीं पर ही खड़ा रहता है और वो गंजा उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, तुमने हमारे सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स को मारा भी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया हूँ, तो फौरन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो फौरन से एक छत के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और मोशन से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी बेस्ट वेपन है वो निकाल लो। ये देखकर वो शोंग तो बिल्कुल पागल सा हो जाता है कि मोशन इसके साथ कैसे लड़ेगा, मगर सी युनशान को पता था कि मोशन इसे हैंडल कर लेगा। मोशन फिर ट्यान क्यू से कहता है कि ब्रदर मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, वैसे भी मैंने कुछ न्यू टेक्निक्स सीखी हैं, मैं उन्हें आजमाना चाहता था, तुम सही टाइम पे आए हो। ये सुनते ही ट्यान क्यू उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसके पास आता है और एक जोर से पंच मारता है, तो मोशन उसे अपने हाथों से रोकता है, मगर उसे काफी ज्यादा फोर्स फील होती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स करना शुरू करते हैं तो उनके अटैक्स काफी ज्यादा फास्ट और काफी पावरफुल होते हैं। मोशन उसे फाइटिंग स्किल्स में बराबर की टक्कर दे रहा होता है। इतने में फिर वो गंजा ऊपर की तरफ जाता है और अपनी धर्म पावर को यूज करते हुए मोशन पर फिर से एक जोरदार वार करता है, तो मोशन भी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और हमें पता चलता है कि वो मोटा यहाँ पर अपने साथ ड्रैगन और एलिफेंट पावर को एक साथ यूज करता है, तो वो उसके साथ मोशन को वापस पीछे धकेल देता है और मोशन कहता है कि इसके पास तो एक एलिफेंट डीमन सील भी मौजूद है। इतने में वो मोटा दोबारा से आता है और एक के बाद एक पंचेस अटैक करना शुरू कर देता है, पर मोशन भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर लपकते हैं और फिर से एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, मगर वो मोटा स्ट्रेंथ के मामले में काफी ताकतवर होता है, तो मोशन को आसानी से पीछे धकेल देता है और वहां पर अपनी ड्रैगन फिस्ट को यूज करता है, जो कि एक गोल्डन ड्रैगन के साथ मोशन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, तो मोशन उसे डॉज कर लेता है, मगर उसके नीचे मौजूद वो ब्रिज टूट जाता है, जिससे मोशन ब्रिज के नीचे लटक जाता है। ये देखते ही उस मोटे को मौका मिल जाता है और वो मोशन को मारने के लिए उस ब्रिज के नीचे आ जाता है और वो दोनों ही फिर लटकते हुए उस ब्रिज के नीचे ही फाइट करना शुरू कर देते हैं और वहां पर लड़ते लड़ते जैसे ऊपर आते हैं तो वो मोटा फिर से ब्रिज के तख्ते निकाल कर सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है। इससे मोशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो कहता है कि फाइनली तो मैं एक ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर से मिला हूं जो कि मुझे आसानी से फेस कर सकता है और मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना अलाउ कर सकता है। ये कहते हुए मोशन भी अब फुल लड़ने के मूड में आ जाता है और मोटा फिर अपनी दोबारा से ड्रैगन फिस्ट यूज करते हुए मोशन पर हमला करता है और इस मर्तबा भी मोशन बच जाता है और वो ऊपर जाते ही अपनी न्यू टेक्निक को यूज करता है, जो कि उसने अभी अभी न्यू बुक्स में से ही सीखी थी। वो एक पंच के साथ मल्टीपल पंचेस अटैक यूज करता है, जिसे देखते ही वो मोटा फिर उन अटैक से खुद को बचाने के लिए उन अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है और जिसे उसे मौका मिलता है तो वो सीधा मोशन की तरफ आगे चला जाता है, पर यहाँ पर मोशन लाइटनिंग स्पीड के साथ उसको आकर एक जोर से मुंह पर तमाचा मारते हुए वापस पीछे धकेल देता है। देखकर वो मोटा भी काफी हैरान हो गया था, मगर मोशन यहाँ पर उस बंदे को जरा भी हिलने नहीं देता और एक के बाद एक अटैक करते हुए उसे मार मार कर उसकी हालत खराब करता जा रहा था। मोशन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उस मोटे को पता भी नहीं चलता कि वो कपूर कहां से आ रहा है। इतने में वो मोटा अपनी एक्वेरियस सील को यूज करता है, तो मोशन उसे वो सील यूज ही नहीं करने देता और दोबारा से आकर एक पंच मार देता है। ये देखकर वो मोटा घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लड़का मेरे अटैक करने से पहले ही मुझ तक कैसे पहुंच जाता है, मगर मोशन उसे मार मार कर उसकी ऐसी दुर्गत बना देता है कि वो मोटा दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसके बाद वो उस मोटे मॉन्क से कहता है कि तुम्हारे अटैक काफी अच्छे हैं, मगर लगता है कि तुमने इन अटैक्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस ही नहीं किया। ये सुनकर वो मोटा वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में वो लिंगर वो वहां पर आती है और वो उस मोटे के कपड़ों को अच्छी तरह से चेक करती है कि शायद उसके पास कोई ट्रेजर होगा या फिर पैसे होंगे, मगर उसके पास उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए वो उसके कपड़ों को अंदर से भी चेक करती है, मगर वहां पे भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, जिस पर वो लिंगर कहती है कि ये बंदा तो पूरी तरह से कंगाल है, मगर इसके पास कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बेचारा वहां पर सिवाय कच्चे के नंगा पड़ा हुआ होता है और वो लिंगर उससे कहती है अपने कपड़े बाद में ले जाना जब तुम पैसे दे जाओगे। मोशन को लगा कि शायद मुसीबत टल गई है, मगर ऊपर से वो शोंग उसे आवाज देते हुए कहता है कि ब्रदर यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर शिन वान युन और किंग होंग दोनों ही आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया तो वो तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे।
पर मोशन कहता है तुम घबराओ मत, मैं उन लोगों से नहीं हारूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की ऊपर से खड़ी होकर मोशन को देख रही होती है और वो कहती है कि ये युनक्यू तो बिल्कुल बेकार निकला। मुझे आज पता चला है कि ये लड़का पंचिंग अटैक में भी काफी अच्छा है। मैंने तो सिर्फ इसके बारे में इतना सुना था कि ये स्वॉर्डमैनशिप में अच्छा है और उसने एग्जाम में स्वॉर्डमैनशिप के दम पर ही खुद को रजिस्टर करवाया था। पर फाइनली हमें इसकी दोनों की दोनों एबिलिटीज के बारे में पता चल गया कि ये न सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप बल्कि बॉक्सिंग में भी काफी अच्छा है। युनक्यू एक नंबर का बेवकूफ है। अगर इस लड़के ने स्वॉर्ड स्किल्स यूज किए होते तो ये कब का युनक्यू को मार डालता। ऊपर से इस लड़के ने अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ भी शो नहीं की। अगर वो वुल्फ स्लेव कहता है कि सीनियर मुझे बस इजाजत दीजिए, मेरी ये मैजिक स्वॉर्ड एक किलिंग स्वॉर्ड है। ये बैटलफील्ड में जब उतरती है तो इसके सामने कोई भी नहीं ठहर पाता। इस स्वॉर्ड का हर एक अटैक एक पतली सी लाइन पर भी बिल्कुल परफेक्टली जाकर हिट करता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस लड़के को मजबूर कर दूंगा, उसे भी अपनी फुल पावर को यूज करना ही पड़ेगा। तो सिस्टर यू किंग होंग वो कहती है कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ और जाकर अपनी स्ट्रेंथ को आजमा कर देख लो। ये सुनते ही वो वॉरियर फौरन से अपनी सोर्ड्स को लेते ही तेजी से भागते हुए मोशन के पीछे जाता है और पीछे वो लड़की कहती है कि चलो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास क्या एबिलिटीज है। यहाँ पे वो वॉरियर मोशन के जैसे ही पास पहुंचता है तो मोशन को उसका पता चल जाता है और वो पीछे पड़ता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।